जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर भविष्य में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र वाली क्लास साबित होगी। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में नोट करके रखें। 100% दोस्तों आपकी क्लास से 2 से 4 सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं और क्लास को पूरा देखें। ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की पूरी क्लास पॉलिटी पर बेस है। ऐसे से सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। दोस्तों यहां से 100% आपकी परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, रूस से ली गई है कि दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये दोस्तों कहां से ली गई है तो आपको नोट करके रखना है। या अमेरिका से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और परफेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों इस सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं। आयरलैंड से क्या लिए गए तो आपको याद रखना है डीपीएसपी। ये दोस्तों कहां से लिए गए? ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका से और क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मौलिक अधिकार ये दोस्तों कहां से लिया गया है तो आप कहेंगे अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से। मौलिक कर्तव्य ये कहां से लिए गए? ये रूस से लिए गए हैं। अगर आपसे कहा जाए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। इनको आप पढ़कर जाएं, आपकी परीक्षा में एक ना एक सवाल आपको मिलने वाला है। दोस्तों आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? डीपीएसपी। और दोस्तों अमेरिका से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। और मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपकी परीक्षा में आपसे पूछा गया सवाल है। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। दोस्तों आपको बता दें अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 वर्ष। अगर आपको दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनना है, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? कम से कम 25 वर्ष। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 18 वर्ष ये होता है वोट डालने की उम्र। वोट डालने की उम्र दोस्तों कितनी होती है तो आप कहेंगे 18 वर्ष। दोस्तों 30 वर्ष इसमें क्या होता है? अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, किसका? राज्यसभा का। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? लगभग 30 साल। अगर आपको दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनना है, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है या आपको गवर्नर बनना है या वाइस प्रेसिडेंट बनना है, इन तीनों में से अगर आपको कुछ भी बनना है तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इन सभी आंकड़ों को आप याद रखें, एक ना एक आंकड़ा आपसे आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। आपात अनुबंध का उल्लेख किस भाग में दिया गया है? भाग 4, भाग 4A, भाग 18, भाग 20। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात सबको पता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जो आपात अनुबंध है इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है ये भाग 18 में किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों 352 ये होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपात, और 356 राष्ट्रपति शासन, और 360 ये होता है दोस्तों वित्तीय आपात। ये दोनों दोस्तों भारत में लग चुके हैं, लेकिन ये वित्तीय आपात अभी भी एक भी बार नहीं लगा है। इसको आप याद रखें, आपसे पूछा जाने वाला सवाल हो सकता है। दोस्तों आपात अनुबंध का उल्लेख किस भाग में है? भाग 18 में। दोस्तों भाग 4A इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किसके अंदर है? ये दोस्तों भाग 4A के अंदर है। और मौलिक अधिकार किसमें? भाग 4 में। इसको आप थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ें, बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में केवल क्या है? मौलिक अधिकार। आपात अनुबंध किसमें है? भाग 18 है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया। मोस्ट रिपीटेड सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। यहां से मैं आपको 5 से 6 आंकड़े बताऊंगा जो अति महत्वपूर्ण होंगे। उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947 या 24 जनवरी 1950। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 13 दिसंबर 1946। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अगर आपसे कहा जाए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो आप कहेंगे 22 जनवरी 1947। दोस्तों पारित कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यह भी आप नोट कर लें, फर्स्ट बैठक, इसको आप लिख लें। अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षा के लिए। इसके अलावा यहां पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 22 जुलाई 1947। इसको क्या हुआ था, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको संविधान के द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज इसको अपनाया गया, तो आप कहेंगे 22 जुलाई 1947। दोस्तों झंडा दिवस आपसे पूछा है, तो आप क्या लगाएंगे, 22 जुलाई। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों 24 जनवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रीय गीत, अपना राष्ट्रीय गीत और इसके अलावा राष्ट्रीय गान, इन दोनों को दोस्तों कब अपनाया गया, तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को। इसको भी आप लिख लें। अब दोस्तों आप कमेंट कर कर बताएं कि हमारा संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। अति महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया है, सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया। ये सवाल बार बार रिपीटेड होने वाला सवाल है। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा या 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो आपको नोट कर लेना है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा बात करते हैं 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके द्वारा क्या हुआ था, नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड दोस्तों नागालैंड से संबंधित है, यानी कि नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया है, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। और सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों ये 56वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों 1987 का है। और इसके द्वारा गोवा, दोस्तों गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में। और गोवा किसका उपनिवेश था, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, पुर्तगाल का। गोवा किसका उपनिवेश था, पुर्तगाल का उपनिवेश था। और 1961 में हमने ऑपरेशन विजय के द्वारा दोस्तों गोवा को आज़ाद कराया था पुर्तगाल से। इसको भी आप नोट करें। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोवा को हमने कब आज़ाद कराया, 1961 में, लेकिन गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब मिला, 1987 में। इसको लिख लें। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन ये कब का है, 1985 का है 52वां संविधान संशोधन। और दोस्तों इसमें क्या हुआ था, ये दल बदल से संबंधित है। दल बदल, दोस्तों दल बदल से संबंधित है। इसको भी आप लिख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है। वर्ष 1976, वर्ष 1978, वर्ष 1992, वर्ष 2002। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष से संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है 1978। इसमें क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया था। दोस्तों जो संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कब बनाया गया, तो आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। इसको आप नोट कर लें। आर्टिकल 300A ये होता है संपत्ति का अधिकार। इसको भी आप नोट करें। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है, 1978। दोस्तों बात करते हैं 1976। दोस्तों ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। वर्ष 2002 में क्या हुआ था, ये 86वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों आगे सवाल आने वाले हैं, हम आगे देखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक
आसानी से पहुंचते रहें। आप अगर कल एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, साथ में ही कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवाल परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए सवाल हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब की गई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा या 91वें संविधान संशोधन के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों, वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कब कर दी गई थी? तो आपको याद में रखना है इस 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। स्टार लगाकर रखें इस सवाल के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये दोस्तों किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 1992 का अधिनियम है, लेकिन दोस्तों ये लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसको भी आप नोट करके रखें। और 74वां संविधान संशोधन दोस्तों नगरीय निकाय से संबंधित है, आप सबको पता होगा। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए 97वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों सहकारी समिति से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? ये 97वां संविधान संशोधन है। दोस्तों 51वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों क्या होता है? मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा? 91वां संविधान संशोधन। आप इसको भी नोट कर लें, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? दोस्तों इसको आप बहुत ध्यान से देखें, यह सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाने वाला है। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो आपको नोट करके रखना है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। भाइयों बहनों, आपको बता दें हमारा जो मूल संविधान था उसके अंदर एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। कब हुआ था? 1976 को हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों इसी संविधान संशोधन को क्या कहा गया? लघु संविधान कहा गया है। लघु संविधान की संज्ञा किसको दी गई है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, माप तौल हो गया, इसको संवर्धित सूची में कब डाला गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 51A और दोस्तों क्या है? भाग 4A मौलिक कर्तव्य, इसी में ही जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इतनी चीज़ें आपको इससे संबंधित याद रखनी है। और अगर आपसे कहा जाए जो प्रस्तावना है उसमें एकमात्र बार संशोधन कब हुआ था? ये 42वें संविधान संशोधन में ही हुआ था। और उसके द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? बार बार पूछा था। अखंडता, समाजवाद और एक लास्ट कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को दोस्तों कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको आप नोट करके रखें। फिर दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब का है? 2002 का है। और आर्टिकल 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसी संविधान संशोधन से संबंधित है, मैंने आपको कई बार बताया है। दोस्तों 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे SC ST से संबंधित है। कब का है? 2003 का है, इसको भी आप लिख लें। दोस्तों 101वां संविधान संशोधन किसका है? तो आपको ध्यान में होगा 101 का कन्यादान यानी कि GST से संबंधित है। अब आप कमेंट में छाप कर बताएं कि GST पूरे भारत में कब लागू हुई थी। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों भारत का महान्यायवादी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाने वाला सवाल होगा, आप इसको नोट करके रखें। अनुच्छेद 76, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 76 के अंदर, यानी कि केंद्र का सबसे बड़ा वकील। दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल।
अगर आपसे कह दिया जाए कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और वर्तमान में महान्यायवादी है कौन? आर वेंकट रमणी। ये दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। इसको आप नोट करके रखें, आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। दोस्तों अनुच्छेद 72 इसके अंदर क्या है, तो आप सबको पता है राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसके अंदर है? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 71 में दोस्तों क्या है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है उसका निपटारा यानी कि उसका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 71। और दोस्तों अनुच्छेद 61 में क्या है, तो आप सबको पता होना चाहिए, इसमें दोस्तों राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग किसके अंदर है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 61 के अंदर है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। दोस्तों वहां पर मैंने आपको महान्यायवादी बताया था, यहाँ पर क्या है, महाधिवक्ता। ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा? राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यपाल के, प्रधानमंत्री के। तो आपको नोट करके रखना है, जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महाधिवक्ता। और किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्यपाल के। और दोस्तों इसका आर्टिकल कौन सा है? इसका आर्टिकल होता है 165। इसको भी आप नोट करें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों यहाँ पर सवाल मैंने एक लिया है, लेकिन उससे मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो मैं आपको व्याख्या दे रहा हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में नोट करके रखें। 100% दोस्तों आपको आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल मिलने वाला है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 35 है या अनुच्छेद 38 है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये अनुच्छेद 32। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? इसी अनुच्छेद को कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। और दोस्तों आपको याद में रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। इसको आप लिख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए अनुच्छेद 25, ये क्या है दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 25। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग या दोस्तों जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज आप और जोड़िएगा, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है, अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 19 में है कि अनुच्छेद 24 में है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 15। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखें। अगर दोस्तों बात करें अनुच्छेद 17, इसमें क्या है? छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किसके अंदर है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 17 के अंदर है। दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a), इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अभिव्यक्ति की दोस्तों फ्रीडम किसके अंदर है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 19(1)(a) के अंदर है। अगर आपसे कह दिया अनुच्छेद 24 बलात् श्रम पर रोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बलात् श्रम पर रोक यानी कि दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं उनको किसी कारखाने में, कहीं पर भी किसी फैक्ट्री में कार्य नहीं करने दिया जाएगा। ये किस में है? अनुच्छेद 24 में, यानी कि बलात् श्रम पर रोक किसके हैं? 24 में। इसको आप नोट करें। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो आप कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार किसके अंदर है? ये अनुच्छेद 19 के अंदर है। और दोस्तों अनुच्छेद 24 में क्या है? तो आप कहेंगे बलात् श्रम पर रोक। दोस्तों एक सवाल आप और याद रखें, दोस्तों किस
ऐसा दो कौन से अनुच्छेद हैं जो किसी भी कीमत पर निलंबित नहीं हो सकते? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये दो ऐसे 200 अनुच्छेद हैं जो किसी भी कीमत पर निलंबित नहीं हो सकते, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? यहां से दोस्तों सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी आपकी परीक्षा में। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये चारों संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को दोस्तों कब जोड़ा गया? तो आपको नोट कर लेना है, ये दोस्तों जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? कुल 14 भाषाएं थी। फिर होता है 21वां संविधान संशोधन और इसके द्वारा दोस्तों 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा जाता है। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद नमक यानी कि नमक ना से नेपाली और मणिपुरी, इसके अलावा कोंकणी। दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इन 3 भाषाओं को हमारे संविधान में जोड़ा जाता है। दोस्तों 15 और 3 कितने हो गए? 18 भाषाएं हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों होता है 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों 5 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये दोस्तों 4 भाषाओं को दोस्तों कब जोड़ा जाता है? तो आपको याद में रखना है 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार दोस्तों कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं हमारे संविधान में, इसको आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों 99वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे नवीन संविधान संशोधन ये दोस्तों 2014 का संविधान संशोधन है और एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया है। कौन से संविधान संशोधन को? 99वें संविधान संशोधन को, इसको भी आप नोट करें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 161। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किसके अंदर है? तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 123 के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति तो अनुच्छेद 213 है। इसमें क्या है? राज्यपाल के अध्यादेश, राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति ये किसके अंदर है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 213 में, लेकिन राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में। दोस्तों अनुच्छेद 153 क्या कहता है? ये भारत का एक राज्यपाल होगा, भारत का एक राज्यपाल होगा, तो आप क्या कहेंगे? अनुच्छेद 153। दोस्तों राज्यपाल का क्षमादान, राज्यपाल का क्षमादान, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति किसके अंदर है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 161 के अंदर है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों राष्ट्रपति दिलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आप सबको पता है कि जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। उनको दोस्तों शपथ किसने दिलाई थी? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएंगे आप। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए जो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। ये दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। किसको हराकर बनी? यशवंत सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यशवंत सिन्हा इनको हराकर बनी है। दोस्तों वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ ये दोस्तों वर्तमान में समय हमारे कौन है? ये दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं, इसको भी आप लिख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। अब आप दोस्तों कमेंट कर बताएं कि जो हमारी जो
हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन से क्रम के हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। ये दोस्तों कौन से क्रम के बनाए गए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनको शपथ किसने दिलाई थी, तो एन वी रमन्ना, ये दोस्तों उन्होंने उनको शपथ दिलाई थी। इसको आप लिख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों वेतन भत्तों का उल्लेख किसके अंदर है, तो आपको याद में रखना है अनुसूची 2 में है। वेतन भत्ते हो गए, अगर आपसे कहा जाए पेंशन, वेतन भत्ते, पेंशन, इन सब का उल्लेख किसके अंदर है, अनुसूची 2 में है। दोस्तों अनुसूची 1 में क्या है, राज्य और संघ हैं, राज्य और संघ। भारत के दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं दोस्तों, ये सब किसके अंदर है, अनुसूची 1 में। दोस्तों अनुसूची 3 में क्या है, तो आप कहेंगे शपथ है, शपथ, शपथ किसके अंदर है, अनुसूची 3 में। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए अनुसूची 6, इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसमें 4 राज्य हैं, कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। इसको भी आप लिख लें, ये भी सवाल अति महत्वपूर्ण रहेगा। और अनुसूची 4 में क्या है, जल्दी से कमेंट में छाप कर बता दें। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटी के सवाल थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। कैसी लगी आज की क्लास, जल्दी से कमेंट कर कर जरूर बताएं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना कर रखें।